हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं स्वागत करती हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल भाषा अध्ययन पर। आज हम करने वाले हैं 27 अगस्त को हुए पेपर हिंदी का सेकंड शिफ्ट। जितने भी क्वेश्चंस के बारे में मुझे पता चला है उन सभी को मैंने सॉल्व करने की कोशिश की है। तो ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस है, इनकी कोई मेरे पास पुख्ता जानकारी नहीं है कि यही थे, लेकिन जो बच्चे पेपर देकर आए हैं उन्हें ज़रूर पता होगा कि उनके एग्ज़ाम में आए हुए हैं या नहीं, क्योंकि मुझे भी ऐसे ही बच्चों से पता चला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस को कि सेकंड शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं और उनके क्या आंसर्स हैं। तो कुछ क्वेश्चंस जो मुझे पता चले हैं उन्हें कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मेरे चैनल पर आज नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर एचटेट और नेट से रिलेटेड कंटेंट कराया जाता है, क्लासेस ली जाती हैं। तो अगर आप भी किसी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए है। आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए जी। बड़े बड़े आदमी हैं सच, उनकी बड़ी बड़ी मूछें हैं, इतने बड़े हो गए अभी तक पढ़ने जाते हैं और न जाने कब तक पढ़ेंगे और क्या करेंगे इतना पढ़कर। यह वाक्य किस कहानी से आया है। तो देखिए, जो ये वाक्य है ये ईदगाह कहानी से आया है। जब बच्चे जो है मेले में जा रहे होते हैं, रास्ते में जब वो कॉलेज देखते हैं तो कॉलेज के बच्चों को देखकर मोहसिन ये बात कहता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शंस दिए हुए थे, तो इसमें जो ऑप्शन ईदगाह है वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। शेखर एक जीवनी, शेखर एक जीवनी जो कि हमारे सिलेबस में लगा हुआ है उपन्यास, उसके 4 खंड के नाम दिए गए थे और उन्हें हमें क्रम में लगाना था। तो मैंने इन्हीं क्रम में ही लगाया हुआ है, जो कि है पहले आएगा उषा और ईश्वर, उसके बाद बीज और अंकुर, तीसरा है प्रकृति और पुरुष और चौथा पुरुष और परिस्थिति। ठीक है, तो इनका सही अनुक्रम यही होगा। पहले पे उषा और ईश्वर, 2 बीज और अंकुर, 3 प्रकृति और पुरुष और 4 पुरुष और परिस्थिति। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। दुल्हन अंगिया काहे न धोवाई, इस पंक्ति में अंगिया शब्द का क्या अर्थ है ये हमें बताना था। ये कबीरदास जी का दोहा है और इसमें हमें अंगिया शब्द का अर्थ पूछा है। आपको याद हो तो जून 2018 में जब प्रश्न आए थे उसमें भी कबीर के दोहे से एक शब्द का हमें अर्थ पूछा गया था और यही इस बार हुआ है। हमें पंक्ति दे दी है और उसमें हमें अंगिया शब्द का अर्थ पूछा है। तो कबीरदास जी के अनुसार इस पंक्ति में अंगिया शब्द का अर्थ है आत्मा। ठीक है, ये ऑप्शनल क्वेश्चन है, लेकिन मुझे ऑप्शंस नहीं पता है तो इसलिए मैंने इनके सीधे आंसर्स ही लिख दिए हैं। पाश्चात्य काव्य शास्त्र से क्वेश्चन देखिए, इनका सही मिलान कीजिए। तो ये राइटर और जो है उनकी बुक्स दी हुई थी, रचना और रचनाकार दिए हुए थे, तो मैंने इन्हें सही क्रम में ही लिख दिया है। तो पहला है द सेक्रेड वुड जो है आई.ए. रिचर्ड्स का, दूसरा बायोग्राफिया लिटरेरिया कॉलरिज, पेरिपोएटिस वर्ड्सवर्थ और द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक्स ये है इलियट का। ठीक है, तो इनका सही अनुक्रम यही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। एक कहानी यह भी किस विधा की रचना है। तो देखिए, आपको याद होगा एक कहानी यह भी ये मनु भंडारी जी की रचना है और ये उनकी अपनी आत्मकथा है। ठीक है, तो इसकी विधा हो जाएगी आत्मकथा। आई होप आपके आंसर्स सही होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। एक क्वेश्चन आया है कि किसको हिंदी का स्टील और किसको एडिशन कहा है। शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य में किसको हिंदी का स्टील और किसको एडिशन कहा है। तो ऑप्शंस दिए हुए थे, लेकिन जिस ऑप्शन में एडिशन प्रताप नारायण मिश्र और स्टील बालकृष्ण भट्ट दिया हुआ था वो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। भारत दुर्दशा में यह कथन भारत दुर्देव ने किसको कहे हैं। मैंने अपने बहुत वीर भारत भेजे पर मुझे तुमसे ज़्यादा उम्मीद है। तो ऑप्शंस दिए हुए गए थे, मदिरा था, अंधकार था, ठीक है, रोग था और कलेश, शायद कलेश था, कुछ ऐसा था। तो जो इसका ऑप्शन होगा आंसर वो होगा मदिरा। माटी की मूर्तें किस विधा की रचना है। तो माटी की मूर्तें जो विधा है वो रेखा चित्र है, जो कि हमारे सिलेबस में लगी हुई है, लेकिन रेखा चित्र और संस्मरण में ज़्यादा फर्क नहीं होता और ऑप्शन में जो है रेखा चित्र का ऑप्शन था ही नहीं, संस्मरण का ऑप्शन था, तो इसलिए हम संस्मरण के ही साथ जाएंगे। तो माटी की मूर्ति किस विधा की रचना है, तो बुक जो पेपर है उसके अकॉर्डिंग आंसर होगा संस्मरण, जबकि वास्तविक में ये रेखा चित्र है।
ठीक है। इसके बाद रचनाकार दिए हुए थे और उनका जन्म वर्ष दिया गया था जिन्हें हमें मिलान करना था। तो देखिए महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर और अज्ञे, इनके हमें जो है जन्म वर्ष के अनुसार मिलान करना था। तो देखिए महादेवी वर्मा जी का जन्म हुआ है 1907 में, सुमित्रानंदन पंत जी का जन्म 1900 में, रामधारी सिंह दिनकर जी उनका जन्म वर्ष है 1908 और अज्ञे हैं 1911 में। ठीक है, तो ये इसका सही मिलान हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखिए, शराब का नशा उसके ऊपर इस तरह झपटा और उसे दबोच बैठा। ये पंक्तियां आई थी और ये बतानी थी कि ये पंक्तियां गोदान में किस पात्र के लिए कही गई हैं। तो ये ओंकारनाथ के लिए कही गई है। ठीक है, और भी ऑप्शन होंगे लेकिन आपका ऑप्शन ओंकारनाथ जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमें रचना दी गई थी और उनकी रचनाकाल के वर्ष दिए गए थे और हमें इन्हें सुमेलित करना था। तो देखिए उसने कहा था दुलाई वाली, कानों में कंगना और आकाश दीप। तो देखिए जो आकाश दीप है वो है 1929। ठीक है, 1929 है आकाश दीप, 1913 है कानों में कंगना, 1915 में है उसने कहा था। ठीक है, उसने कहा था 1915 और 1907 में है दुलाई वाली। ठीक है, तो इनका जो सही हो जाएगा वो क्या होगा, उसने कहा था 1915, दुलाई वाली 1907, कानों में कंगना 1913 और आकाशदीप 1929। तो अगर आप इस तरह से मिलान करेंगे तो जो आपका आंसर है वो आपको मिल जाएगा। एक क्वेश्चन आया था कि कोसी का घटवार कहानी में कौन सा मिलान सही है। तो देखिए कई ऑप्शंस दिए गए थे जैसे कि छिचर छिचर मथानी, किचकिच जो है किट्टी, कुछ ऐसा था जो अलग अलग आवाज़ें निकलती हैं उन आवाज़ों के बारे में था और इसमें था कि इसमें कौन सा मिलान सही है। तो देखिए जो सही मिलान है वो है छिचर छिचर मथानी। ठीक है, तो ये ऑप्शन जो है उसमें सही मिलान था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिलान करना है रचना का रचनाकार के साथ मिलान करना है। इसमें मुझे सभी रचनाएं नहीं पता है लेकिन 3 रचनाओं का जो है मुझे पता चला है। तो पहली है शिव मूर्ति, जो किसकी रचना है, प्रताप नारायण मिश्र जी की। कविता क्या है, रामचंद्र शुक्ल जी की। नाखून क्यों बढ़ते हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की। ठीक है, इसके साथ एक और रचना होगी लेकिन उसका नाम मुझे पता नहीं है। आगे देखिए, प्रेमचंद घर में का प्रकाशन क्या है, प्रकाशन वर्ष हमें बताना है। तो प्रेमचंद घर में है का प्रकाशन वर्ष क्या है, 1944 है। अगर पूछा जाए प्रेमचंद, अगर क्वेश्चन आया होगा प्रेमचंद घर में कौन सी विधा है, तो कौन सी विधा है, यह एक जीवनी है क्योंकि प्रेमचंद जी की जो पत्नी थी उन्होंने प्रेमचंद जी के जीवन पर इसे लिखा है। ठीक है, लेकिन इसका प्रकाशन वर्ष पूछा गया था तो 1944 है जो इसका प्रकाशन वर्ष हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए, निम्नलिखित में से झूठा सच उपन्यास के पात्र नहीं है। देखिए जो पात्र दिए गए थे उनके नाम तो ध्यान नहीं है लेकिन इसमें जो क्वेश्चन है वो आपका नहीं में आया है कि कौन से पात्र नहीं है। तो उसमें जो ऑप्शन में मिस्टर ब्राइट और मुंशी चुन्नीलाल का नाम भी था लेकिन ये दोनों ही जो है झूठा सच उपन्यास के पात्र नहीं है। तो इसलिए आपका ऑप्शन मिस्टर ब्राइट और मुंशी चुन्नीलाल हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए, अचरज होत तुम्हु सम गोरे, बाजत कारे तामो कारे कारे, शब्द हु पर है वारे। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने किसके अपमान पर ये पंक्तियाँ कही हैं। ठीक है, तो इसमें और भी ऑप्शंस थे जैसे महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी और 2 ऑप्शंस और थे जिनका मुझे पता नहीं है लेकिन जो इसका सही आंसर होगा वो है दादा भाई नौरोजी। जब दादा भाई नौरोजी का अपमान हुआ था तो उन्होंने बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी ने जो है इसके ऊपर एक कविता भी लिखी थी और उसी की है ये पंक्तियाँ। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, कुंतक ने रीति के कितने मार्ग माने हैं। तो ऑप्शंस दिए गए थे और उनमें जो सही ऑप्शन था वो था 3 मार्ग माने हैं। कौन कौन से, सुकुमार, विचित्र और मध्यम मार्ग। ठीक है,
आगे है तदीय समाज की स्थापना कब हुई। तो तदीय समाज की स्थापना कब हुई थी, 1873 में हुई थी। किसने की थी, भारतेंदु जी ने की थी। ये मैंने कराया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। इसमें जो क्वेश्चंस है वो इस बार काफ़ी अच्छे आए हैं, क्योंकि जो हमारे सिलेबस में लगा हुआ है, जो भी रचना हमारे सिलेबस में लगी हुई है, ज़्यादातर उन्हीं से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, चाहे वो मिलान के हो, जन्म वर्ष का मिलान हो, या फिर रचना का रचनाकार के साथ मिलान हो, किसी भी तरह का, लेकिन वो रचनाएं ही दी गई हैं जो कि हमारे सिलेबस में लगी हुई है। तो इस बार पेपर इतना डिफ़िकल्ट नहीं था, तो कट ऑफ काफ़ी हाई जा सकती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पीयू वियोग अस बाउर जीव, इस पंक्ति में बाउर शब्द का क्या अर्थ है। तो देखिए इसमें जो हमें ऑप्शंस दिए गए थे वो था विधवा, बावला, ग्रामीण स्त्री या फिर रुग्ण स्त्री। तो इसमें बाउर का अर्थ जो है बावला हो जाएगा, ठीक है। तो जिसने भी बावला ऑप्शन को सिलेक्ट किया है उसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखिए, दो फकीर शहर आशोभ गाते हुए हालत में हॉल में प्रवेश करते हैं और स्टेज पर जाते हैं। कफनी पहने हुए एक हाथ में कशकौल और तस्बीह और दूसरे हाथ में एक डंडा और लोहे के कड़े लिए हुए हैं। निम्न पंक्ति में कशकौल का क्या अर्थ है। देखिए अगर आपने रचनाओं को जो है पढ़ा हुआ है, अगर उनकी जो बुक है वो पढ़ी हुई है, तो आपको पता होगा कि यह पहली ही शुरू की ही पंक्तियां हैं, ठीक है। भारत दुर्दशा की पंक्तियां हैं ये, शुरू की ही। तो कशकौल का अर्थ इसमें दिया गया है, रचना में ब्रैकेट में दिया गया है भिक्षा पात्र, ठीक है। तो कशकौल का अर्थ क्या है, भिक्षा पात्र है कशकौल का अर्थ। आगे देखिए, अमृतसर आ गया में बाबू की विभत्स मुस्कान का कारण क्या था, ठीक है। तो इसमें पंक्ति दी हुई थी कि मतलब बाबू के चेहरे पर एक विभत्स मुस्कान थी और वो सरदार की तरफ निरंतर देखे जा रहा था। तो इसमें बाबू जो है उनकी विभत्स मुस्कान का कारण क्या था। तो उनका विभत्स मुस्कान का क्या कारण था, देखिए मैं यहाँ पे आंसर लिखना भूल गई हूँ, लेकिन उनकी विभत्स मुस्कान का कारण था क्योंकि अमृतसर आ गया था, तो जो इलाका था, जो एरिया था वो उनका अपना था, जिसके कारण वो है विभत्स मुस्कान उनके चेहरे पर आ जाती है। क्योंकि काफ़ी देर से जो उस डब्बे में बैठे हुए थे पठान, उनसे वो भयभीत था, क्योंकि जहाँ से वो आ रहे थे वो पठानों का इलाका था, तो इसलिए वो कुछ कर नहीं पा रहा था। लेकिन जब उनका खुद का अमृतसर आ जाता है तो उनके चेहरे पर एक विभत्स मुस्कान आ जाती है और वह जो है पठानों से बदला लेने का सोचते हैं। ये अमृतसर आ गया की अंतिम पंक्ति है, अगर आपने पढ़ा होगा ये, तो ये अंतिम पंक्तियाँ हैं, ठीक है। तो विभत्स मुस्कान क्यों आती है, क्योंकि अमृतसर आ जाता है और जो बाबू के हृदय में जो डर समाया हुआ था वो निकल जाता है। इसके अलावा देखिए इनका मिलान आया था, चित्रावली 1613, ज्ञानदीप 1619, हंस जवाहिरी 1731, इंद्रावती 1744 और अनुराग बांसुरी 1764। तो इन रचनाओं के मिलान आए थे इनके प्रकाशन वर्ष के साथ, तो इनका यही सही क्रम हो जाएगा। मैला आंचल में दोमूल शब्द का अर्थ पूछा था, ठीक है। तो मैला आंचल में दोमूल शब्द का अर्थ क्या है, तो वो था, ऑप्शंस कई थे लेकिन जो इसका सही जवाब होगा वो था आजीवन, आजीवन कारावास, ठीक है। दोमूल शब्द का अर्थ क्या था, आजीवन कारावास था, ठीक है। और एक क्वेश्चन नंबर 23 है, क्वेश्चन नंबर 23 है कि जो ये रचनाएं हैं इनके रचना काल के साथ इनको सुमेलित करना था। तो चंद्रगुप्त 1931, ध्रुव स्वामिनी 1933, सिंदूर की होली 1934 और महाभोज 1982। तो देखिए ये कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनका मुझे पता चला है कि सेकंड शिफ्ट में आए थे, तो मैंने उन्हें करा दिया है। आई होप आपके क्वेश्चंस जो हैं सही होंगे और आपका स्कोर अच्छा बनेगा। तो किसका कितना स्कोर बना है मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको भी कोई क्वेश्चन याद है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसका आंसर भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके कमेंट के साथ ही दे दूँगी, ठीक है। और मैं आपसे कहना चाहूँगी कि इस चैनल पे HTET, नेट और टीचिंग के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उन सब की तैयारी कराई जाती है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।